नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। चांदीलाल स्टडी सेंटर में फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, मैट्रिक के कुछ सामाजिक विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं। चलिए, पहला सवाल देखिए। कहता महापौर किसे कहते हैं, यानी मेयर। जो हाल ही फिलहाल आप लोग का मेयर पद का क्या हुआ, चुनाव हुआ। तो समझिए मेयर क्या है। महापौर नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है। निगम परिषद देखिए, निगम परिषद यानी कि नगर निगम परिषद अपने सदस्यों के बीच से ही एक महापौर चुनता है। यह निगम परिषद का सभापति होता है तथा निगम की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मेयर की अनुपस्थिति में, यानी कि जब मेयर जी नहीं रहेंगे तब क्या होगा, उप मेयर बैठक की अध्यक्षता करता है। चलिए, ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कुटीर उद्योग क्या है। देखिए, कुटीर उद्योग यानी कि लघु उद्योग, इसी को कहते हैं। कुटीर उद्योग भी इसी को कहते हैं, समझिए। कुटीर उद्योग वह उद्योग जिसमें अधिक से अधिक हस्तकला एवं सरल मशीन का उपयोग किया जाता है, उसे कुटीर उद्योग कहते हैं। देखिए दोस्तों, आवाज़ में आप लोगों को थोड़ी डिफरेंट लगेगा, क्योंकि मतलब कि अभी ठंड का मौसम है और सर्दी वगैरह होता रहता है, ठीक है। तो समझिए, कुटीर उद्योग क्या है, यानी कि वह उद्योग जिसमें अधिक से अधिक हस्तकला एवं सरल मशीन का उपयोग किया जाता है, उसे कुटीर उद्योग कहते हैं। और देखिए, ऐसा उद्योग जो है ना, केवल गांव देहात में ही आपको देखने को मिलेगा, जिसमें स्वेटर बुनना, छीटी बिनना, डालिया बिनना, चटाई बिनना, ये सब क्या है, यही सब तो कुटीर उद्योग है दोस्तों, समझ गए। अब इसका जैसे भी चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब समझिए, बड़े पैमाने का उद्योग या राष्ट्रीय उद्योग। तो देखिए, बड़े पैमाने का उद्योग नाम है कि इसमें बड़े बड़े मशीन होगा, बड़े पूंजी का आवश्यकता होगा, बड़े जगह का आवश्यकता होगा। तो समझिए, बड़े पैमाने का उद्योग या कुटीर उद्योग वह उद्योग जो राष्ट्र स्तर पर काम करता है या बड़े पैमाने पर वस्तु का उत्पादन करता है, जिसमें बड़े बड़े मशीन लगे होते हैं तथा बड़े मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, उसे बड़े पैमाने का उद्योग कहते हैं। जिसमें क्या हो गया, भारत का टाटा स्टील कंपनी हो जाएगा, इसके बाद सूती वस्त्र उद्योग हो जाएगा, चीनी उद्योग हो जाएगा, समझिए। अब इसका उदाहरण भी आप लिख सकते हैं, इसमें नहीं लिखा गया लेकिन आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब समझिए, धात्विक खनिज एवं अधात्विक खनिज में क्या अंतर है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में क्या अंतर है। तो देखिए, इसका लिखने का तरीका भी समझिए। लिखेंगे इसको कैसे कि धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में निम्नलिखित अंतर है। एक बगल लिख देंगे धात्विक खनिज और एक बगल फिर इधर साइड लिख देंगे अधात्विक खनिज। और इसका एक नंबर लिखेंगे कि वैसा खनिज जिसमें धातु के अंश पाया जाता है उसे धात्विक खनिज कहते हैं। वैसा खनिज जिसमें धातु के अंश नहीं पाया जाता। ये हो गया पहला अंतर। दूसरा अंतर देखिए, धात्विक खनिज लौहयुक्त खनिज एवं अलौहयुक्त खनिज, यानी कि धात्विक खनिज में दोनों हो गया, लौहयुक्त खनिज और अलौहयुक्त खनिज। अब देखिए, इसका 2 नंबर में हो जाएगा धात्विक खनिज में कार्बनिक खनिज एवं अकार्बनिक खनिज। अब देखिए, 3 नंबर में इसका उदाहरण दे दिए, फिर 3 नंबर में इसका उदाहरण दे दिए। तो देखिए, लौहयुक्त खनिज में देखिए नाम धात्विक खनिज, देखिए धात्विक खनिज में क्या होगा, धात्विक खनिज में धातु पाया जाएगा। धातु में लोहा, सोना, चांदी, टीन, मैग्नीज, निकल, ये सब क्या है, धातु है। अधात्विक खनिज में क्या होगा, जो धातु ना होगा, जैसे में कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक, ग्रेफाइट इत्यादि। तो चलिए, आप चाहे तो देख लीजिए एक बार फिर से, ठीक है, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला पेज निकालते हैं इसका। अब समझिए, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका। तो इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी, परंतु विशेष सहयोग ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनी की प्रतिक्रियावादी नीति निभाई, क्योंकि इस नीति के कारण लोगों में राष्ट्रवाद की भावनाओं की विकास हुआ और मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी के सहयोग से 1870 ईस्वी में इटली एवं 1866 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया।
तो दोस्तों ये थी इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कहता है सबने अवज्ञा आंदोलन के परिणाम। जैसे सबने अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया जो 1930 ईस्वी में चला, तो इसका परिणाम क्या क्या हुआ तो समझिए। सबने अवज्ञा आंदोलन के निम्नलिखित परिणाम हुए। पहला समझिए, इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार को विस्तार किया, यानी इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को सामाजिक स्तर पर विस्तार किया। दूसरा का बात समझिए, कहता महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने का मौका मिला, यानी पहली बार महिलाओं को इसमें भाग लेने का मौका मिला। इसके बाद कहता इस आंदोलन के अंतर्गत विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, यानी विदेशी वस्तु था उसका बहिष्कार किया गया, स्वदेशी वस्तुओं का अपनाया गया। इस आंदोलन के अंतर्गत विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। इस आंदोलन ने मजदूरों एवं किसानों को भी प्रेरित किया, यानी मजदूर और किसान को भी आगे बढ़ाने का काम किया। सरकार पहली बार कांग्रेस से समझौता करने के लिए विवश हुए। और इसका अगला परिणाम क्या है कि भारत में संवैधानिक सुधारों की प्रक्रिया में तेजी आई। अब ये हो गया खत्म। दोस्तों आज का प्रश्न बस इतना ही था, हो गया द एंड। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए।